दोस्तों, अगर आपको लगता है कि रियल एस्टेट एक ऐसा खेल है जिसमें कभी नुकसान नहीं होता, ज़मीन कभी धोखा नहीं देती, घर के दाम हमेशा बढ़ते हैं, तो चीन की कहानी आपको अंदर तक हिला सकती है। क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक पूरी दुनिया चीन के रियल एस्टेट मॉडल की तारीफ करती थी। ऊंची ऊंची इमारतें, हज़ारों किलोमीटर तक फैले शहर, कंस्ट्रक्शन की ऐसी रफ्तार कि दुनिया का हर तीसरा क्रेन चीन में काम कर रहा था। चीन की इकोनॉमी का लगभग 25% हिस्सा सीधा था, डायरेक्टली प्रॉपर्टी सेक्टर से जुड़ा था। यानी अगर चीन में बिल्डिंग बनती थी तो उसके साथ स्टील, सीमेंट, ग्लास, फर्नीचर, बैंकिंग, जॉब्स सब कुछ चलता था। लेकिन फिर अचानक वही सेक्टर चीन की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। आज हालात ये है कि चाइना का प्रॉपर्टी मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल वार्निंग स्टोरी बन चुका है। रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, इकोनॉमिक टाइम्स, सीएनएन और कई ग्लोबल एजेंसीज लगातार रिपोर्ट कर रही है कि चीन का हाउसिंग सेक्टर अभी भी क्राइसिस मोड में है। लाखों फ्लैट्स खाली पड़े हैं, बायर्स गायब हैं, बिल्डर कर्ज में डूबे हुए हैं और कई शहर प्रैक्टिकली घोस्ट सिटीज बन चुके हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना में न्यू होम प्राइस लगातार कई महीनों तक गिरते रहे और 2021 के बाद से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मार्केट में भारी करेक्शन आया। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस सेक्टर ने चीन को सुपर पावर बनाया, वही सेक्टर उसकी इकोनॉमी को नीचे खींचने लगा। असल में चीन ने ग्रोथ के लिए प्रॉपर्टी को इंजन बना दिया था। लोकल गवर्नमेंट्स जमीन बेचकर पैसा कमाती थी, बैंक बिल्डर्स को खुलकर लोन देते थे और बिल्डर्स लगातार नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते जाते थे। लोगों के दिमाग में भी एक साइकोलॉजी बैठ गई थी कि प्रॉपर्टी का प्राइस कभी नीचे नहीं जाएगा। इसी माइंडसेट का फायदा उठाकर डेवलपर्स ने मैसिव बोरोइंग शुरू कर दी। चाइना एवरग्रैंड जैसी कंपनी अकेले 300 बिलियन डॉलर यानी करीब 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज में फंसी थी। सोचिए, ये रकम कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। कंट्री गार्डन, सुनाक, फैंटासिया जैसी कई बड़े डेवलपर्स भी डेप्ट ट्रैप में फंसे हुए।